हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए होगा। अभी आने वाले कुछ समय के अंदर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी से रिलेटेड एग्जाम है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी मेंस का एग्जाम है और बहुत सारे अन्य इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। तो मैंने जैसे ही मैं सर्च कर रहा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहां पे बेसिकली इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सफिशिएंट, कोई कंप्लीट एनालिसिस का कोई टॉपिक मुझे बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं मिला। तो उसी संदर्भ में मैंने सोचा कि क्यों ना एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि सबसे ज्यादा अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी मेंस के रिलेटेड जो सिलेबस है, जो चेंज हुआ है, उसके अंदर बच्चे रूरल डेवलपमेंट, हरियाणा इकोनॉमी, इंश्योरेंस, ठीक है, रूरल मार्केटिंग, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो है, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब सिलेबस है वो सेग्रीगेटेड वे में है, या उन लोगों को एक जगह के कंबाइंड नहीं मिल रहा। अगर कहीं मिल रहा है तो वो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कुछ ऐप एप्लीकेशन है जो बहुत ही हाई रेट्स पे, बहुत ही हाई प्राइसेस पे एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैं उन जो हाई प्राइस एप्लीकेशंस हैं उनकी ऑथेंटिसिटी भी अभी हम उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते कि वो मटेरियल ऑथेंटिक होगा या नहीं है। लेकिन हमने अभी ईपीएफओ के एग्जाम के लिए इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर काफी रिसर्च किया, काफी एनालिसिस किया कि जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसको हम कवर अप करें। तो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड एक यूट्यूब पे, हमारे एडुकेशियस यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी हमने इंश्योरेंस सेक्टर की एक वीडियो, कंपाइल्ड वीडियो जो करीबन 1.5 घंटे की है, वो हमने डाल रखी है, अपलोड कर रखी है। और आज हम हरियाणा एसएससी ईपीएफओ के हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए इंश्योरेंस सेक्टर यानी बीमा का जो सेक्टर है उससे रिलेटेड, बीमा क्या होता है, बीमा के क्या प्रकार हैं, क्या परिभाषाएं हैं, बीमा के क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस प्रकार के बीमा है, आग बीमा, मैरीन इंश्योरेंस, फार्म इंश्योरेंस, फसल बीमा, इस तरह के जो टॉपिक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी मेंस का जो सिलेबस है, वो कंप्लीट सिलेबस, डिटेल्ड एनालिसिस आज हम अपने एडुकेशियस प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है इंश्योरेंस सेक्टर। तो जो टॉपिक दिया गया है यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में और बेसिकली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो सिलेबस में, बेसिकली फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस के नाम से दिया गया है बीमा के मूल सिद्धांत। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बीमा होता क्या है। व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस, बीमा क्या होता है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, हमारे यहाँ बीमा बेचने वाले आते भी हैं कि ये पॉलिसी करवा लो, वो पॉलिसी करवा लो। आज हम बिल्कुल शुरू से देखेंगे कि बीमा होता क्या है। बीमा विभिन्न प्रकार के जोखिम से संरक्षण प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण वित्तीय उत्पाद है। मतलब बीमा एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वित्तीय उत्पाद है, ठीक है। वित्तीय उत्पाद को क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर कवर अप करेंगे बहुत ही डिटेल्ड वे में। तो बीमा क्या है? जोखिम या फिर दुर्घटनाओं से संरक्षण प्रदान करने वाला एक वित्तीय उत्पाद है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। यह एक संविदा होता है। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर रखते हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दो कंपनियां आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये एक संविदा होता है जो कि दो पक्षों के बीच कानूनी समझौता, मतलब इसकी लीगल वैल्यू भी होती है, इट इज अ लीगल एग्रीमेंट। दो पक्षों के बीच कानूनी समझौता, अर्थात नामित बीमित व्यक्ति मतलब इंश्योर्ड पर्सन, एक आदमी जो बीमा करवाता है उसको बोलते हैं हम इंश्योर्ड पर्सन, नामित बीमित व्यक्ति, और बीमा कंपनी जिसे हम बीमा करता भी बोलते हैं या फिर इंश्योरर कहते हैं। बीमा कंपनी या फिर इंश्योरर जो हमारा इंश्योरेंस करता है, बीमा करता है। तो ये एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है
जो कि लीगल एग्रीमेंट है, ठीक है, और ये दो पक्षों के बीच होता है। जिसका बीमा करवाया जाता है वो बीमित व्यक्ति या बीमित संस्था, और जो बीमा करता है वो इंश्योरर होता है, ठीक है, बीमा करता। इस समझौते में बीमा करता बीमित की हानियों को मदद करने का वादा करता है। तो जो एग्रीमेंट है उसमें क्या करता है कि जो भी हानियां होंगी उसमें मैं जो भी मदद होगी, जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो मदद होगी, मैं वो मदद करने का वादा करता हूं। और दूसरी ओर वो वादा क्यों करेगा? ऐसे तो कोई वादा नहीं करेगा, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा ना। ऐसे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं तेरा, या अगर हम कोई दो पक्ष हैं, दूसरे को हम ये तो नहीं कहेंगे कि कल को तेरा कोई मकान गिर गया तो मैं वादा करता हूं तेरा मकान बनवा के दूंगा। ऐसे फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। तो उसके बदले क्या देते हैं? प्रीमियम देते हैं। तो दूसरी ओर बीमा का जो बीमित बीमा कंपनी है उसके द्वारा किए गए वादे के बदले में एक प्रीमियम भुगतान किया जाता है। जो कौन करता है? बीमित व्यक्ति या बीमित संस्था करती है। बीमा गहन इतिहास रखता है और इसका जिक्र मनुस्मृति, धर्मशास्त्र यज्ञवल्क्य और कौटिल्य जो कि चाणक्य थे उनके अर्थशास्त्र में भी बीमा का जिक्र किया गया है। तो ये बीमा आज की टर्म नहीं है, ये पुराने एंशिएंट हिस्ट्री के समय से, प्राचीन इतिहास के समय से चली आ रही एक टर्मिनोलॉजी है, एक कंसेप्ट है जिसका मनुस्मृति और धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र तक में जिक्र पाया जाता है। लेखों में समूह धन क्या होता है? पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। मतलब पहले क्या करते थे? पहले तो ये पैसे तो नहीं होते थे, बार्टर सिस्टम चलता था, आदान प्रदान का सिस्टम चलता था। तो क्या करते थे? पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज करते थे, धन का समूह करते थे, वस्तुओं का एक समूह करते थे। भाई आप लोगों के मान लीजिए 50 क्विंटल अनाज हुआ है, तो उसमें से 2 क्विंटल अनाज आप समूह के अंदर दान दे दीजिए। सभी से 2-2 क्विंटल लेके एक भंडार बना दिया जाता था कि अगर कल को अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गई या भुखमरी आ गई या कोई भी और जोखिम आ गया, तो उसको पूरा करने के लिए हम जो वो अनाज का भंडारण है उसको यूज करेंगे। तो ये भी एक प्रकार का बीमा ही था, ठीक है। आग, बाढ़, महामारी और अकाल जैसी आपदाओं के समय पुनर्वितरित किए जाता था वो जो समूह किया गया है वो धन। शायद यह आधुनिक बीमा के पूर्व काल का एक संकेत था। ये आज के जो मॉडर्न इंश्योरेंस है उसका एक संकेत था कि आने वाले समय में भी एक इंश्योरेंस की पद्धति होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं कि बीमा होता क्या है, एक्चुअल में परिभाषा क्या है इसकी। परिभाषा दी गई है। बहुत से बड़े बड़े थिंकर हुए हैं, बहुत से बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने, या इकोनॉमिस्ट हुए हैं हम कहें, जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं बीमा से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड। आइए देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं सर विलियम बेवरिज ने क्या डेफिनेशन दी थी। सर विलियम बेवरिज ने कहा था कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। मतलब एक ग्रुप के द्वारा सामूहिक होके, इकट्ठे होके कोई जोखिम का निवारण करना, जोखिम को हैंडल करना, वो ही एक बीमा है। जैसे पहले समय में देखा जाता था कि अनाज का एक भंडारण कर लिया जाता था सामूहिक तरीके से, तो उसी को बीमा कहते थे। तो जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है? सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, प्रोफेसर हॉकिंस और उनके जो भी साथी लेखक थे उन्होंने बीमा की क्या परिभाषा दी थी। उन्होंने दी थी कि बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध वह सुरक्षा है जो जोखिमों को दूसरे के साथ बांटने के कारण उपलब्ध होती है। मतलब सबसे पहले इन्होंने क्या जिक्र किया? आर्थिक हानि का जिक्र किया। इन्होंने कोई और हानि का जिक्र नहीं किया कि बीमा जो हमारे फाइनेंशियल लॉस है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी है। मतलब ये बीमा एक सोशल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी है। बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध एक सुरक्षा है जो कि जोखिमों को दूसरों के साथ बांटने के कारण उपलब्ध होती है। मतलब हम कई लोग एक समूह में किसी जोखिम को निवारण करने के लिए आपस में बांट के और उसका निपटारा करने के लिए अगर हम खड़े होते हैं
वो ही बीमा होता है। जैसे आप देखेंगे कि बीमा कंपनियां क्या है, बहुत से लोगों का लाइफ इंश्योरेंस करती हैं, सभी कुछ ना कुछ प्रीमियम देते रहते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि सभी की डेथ होती है तो उनको सभी को उसके जो इंश्योर्ड वैल्यू है वो मिल जाएगी, नहीं, सब लोग आपस में बांटते हैं प्रीमियम, और जो फंड अक्यूमुलेट होता है उसी को जो बंदा, जो इंश्योर्ड पर्सन जिसकी हानि होती है या जिसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसको वो उस अक्यूमुलेटेड फंड में एकत्रित धन में से जो राशि है वो दी जाती है। तो मतलब ये एक जोखिमों को दूसरे के साथ बांटने के कारण उपलब्ध होती है। अब आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है ब्रिटानिका। ब्रिटानिका डिक्शनरी के हिसाब से क्या परिभाषा दी गई थी? ब्रिटानिका विश्वकोश के हिसाब से बीमा एक सामाजिक तरीका है, मतलब ये एक सोशल इंस्ट्रूमेंट है, सोशल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा व्यक्तियों का एक बड़ा समूह अंशदान की व्यवस्था के द्वारा समूह के सभी सदस्यों की कुछ समस्या व्यापन योग्य अधिक हानि को कम या दूर करता है। मतलब सिंपल भाषा में यह है कि वही बात है कि बहुत सारे लोगों का एक समूह, मतलब LIC मान लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पूरे इंडिया के लोगों का प्रीमियम इकट्ठा करता है। मतलब बहुत सारे लोगों का समूह है जो एक अंशदान करते हैं, अंशदान मतलब प्रीमियम देते हैं, और वो एक जगह इकट्ठा होता है, और वो किसी का भी लॉस या हानि होती है उसको या तो उस हानि को कम करता है या उसको बांटने में या खत्म करने में मदद करता है। तो यही है बीमा, ठीक है। अब आते हैं फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई। मुंबई के अंदर एक संस्था है फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट। उसने क्या दिया है? उसके अनुसार बीमा वह विधि है जिसमें समान प्रकार के जोखिम से घिरे व्यक्ति एक सामान्य कोष में अंशदान करते हैं, जिसमें से कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की दुर्घटनाओं में हानियों को पूरा किया जाता है। सेम डेफिनेशन है, बदल बदल के अलग अलग लोग अलग अलग रूप से हम लोगों को दे देते हैं। तो ये क्या कहता है फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई? ये कहता है कि बीमा जो है वो एक ऐसी विधि है जिसमें सिमिलर टाइप की, समान टाइप की दुर्घटनाएं, जैसे कि मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस है, तो जो लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देंगे, वो मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं देंगे, वो जनरल इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। तो वो एक साथ आके कुछ प्रीमियम देते हैं, और जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोगों की हानि हो जाती है, उनको वो पैसा दे दिया जाता है। तो ये जोखिम उठाने में सहायता करता है। ये किसने कहा? फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई ने। अब हमारे जस्टिस हुए हैं, जो जज हुए हैं, न्यायमूर्ति टिंडाल हुए हैं, उनके अनुसार बीमा एक अनुबंध है। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को राशि एक निश्चित घटना के बाद, बीमित बीमाकर्ता को राशि एक निश्चित घटना के घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल में देता है कि एक बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को कोई अगर हानि हो जाती है तो उसके बदले प्रदान करता है, उसको जोखिम उठाने में सहायता प्रदान करता है। ये सेम सी डेफिनेशन है, अलग अलग थिंकर ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने हमें दी थी। ये इसलिए मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया क्योंकि बीमा की डेफिनेशन तो सिंपल थी, डिटेल में पढ़ाया क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी, जस्टिस टिंडाल ने दी थी, या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई ने दी थी, या फिर कोई और थिंकर ने दी थी। तो आइए देखते हैं अब आगे बीमा के सिद्धांत। शुरू करते हैं बीमा के सिद्धांत। बीमा किन सिद्धांतों पर काम करता है, आइए ये देखते हैं। कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, हर चीज होती है वो किसी सिद्धांत पे टिकी होती है। जैसे अब आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी सिद्धांत को लेकर तैयारी कर रहे हैं। आप अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, आप एक अपने लिए सरकारी नौकरी अर्जित करने के लिए, इन चीजों के लिए आप ये एक तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से, अपने साथ ईमानदारी करके, अपने परिवार के साथ ईमानदारी करके इस तैयारी को करने में जुटे हुए हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है SK बुरा, मैं लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हूं, मुंबई में पोस्टेड हूं। आप लोगों के लिए जो एस्पिरेंट्स EPFO की तैयारी करते हैं या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आने वाले CET की तैयारी करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है उनकी तैयारी करते हैं, इन सब चीजों से, इन सब एग्जाम्स, रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड हम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इन चीजों के लिए हम बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए समय समय पर कुछ सीरीज लेके आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आते हैं, ताकि उनको अपनी तैयारी के दौरान
कुछ भी परेशानी ना उठानी पड़े। हमारा मकसद ये होता है कि हम कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करवाएं जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को, प्रतिभागियों को, ताकि उनको बहुत ही अच्छे कम समय में सफलता निश्चित की जा सके। तो शुरू करते हैं आज हम बीमा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहला है उत्तम नीति का सिद्धांत। उत्तम नीति का सिद्धांत यह होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यह है कि अगर आप कहीं कोई भी काम करते हैं, आप गुड फेथ से काम कीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं, गुड फेथ से तैयारी कीजिए। आप ये वीडियो सुन रहे हैं, गुड फेथ से वीडियो सुनिए। सिर्फ चेक करने के लिए नहीं कि मास्टर कैसा पढ़ा रहा है। मास्टर तो अपनी तरफ से सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं किसी मास्टर की कमियां नहीं निकाल रहा, सब अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, चाहे वो हरियाणा का कोई भी टीचर हो। अब हमारे एक चैनल जो भी हैं चुटकुले सुना के भी अच्छा कंटेंट समझा देते हैं, और कई बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रेटेजी से एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ मतलब सब अटमोस्ट गुड फेथ से काम करते हैं। इंश्योरेंस में भी यही रहता है उत्तम नीति का सिद्धांत, कि मूल सिद्धांत यह है कि बीमा समझौते में दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति अच्छी नीति से काम करना चाहिए। कि ये नहीं हो कि बीमा करवाने वाला ये सोच रहा हो कि भाई हाँ ठीक है बीमा करवा लेता हूं, फिर फैक्ट्री में आग लगा दूंगा मुझे बीमा मिल जाएगा। ऐसी सोच से बीमा नहीं करवाना चाहिए। बीमा एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी सोच से करवाना चाहिए। या फिर एजेंट जो बीमा करने आए वो ये नहीं है कि हाँ मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, बस इसको बीमा चिपका देता हूं, 1 प्रीमियम 2 प्रीमियम लेता हूं, बाकी ये जाने इसका काम जाने, ऐसा नहीं। दोनों को एक दूसरे के प्रति अच्छी जो गुड फेथ से, अच्छे फेथ से, अच्छी नीति से काम करना चाहिए। अर्थात वे समझौते की शर्तों और शर्तों से संबंधित जितने भी क्लोज हैं उनकी स्पष्ट और संक्षिप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए। बीमित को विषय से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करनी चाहिए और बीमा कंपनी को समझौते के बारे में सटीक विवरण देना चाहिए। मतलब जो बीमित व्यक्ति है, अगर मान लो हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है तो उसको बताना चाहिए कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कोई है, पीईडी बोलते हैं हम, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो ये क्लोज होता है कि पहले से मेरे को ये बीमारी है, ये उसको डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि और छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई स्मोकर है, बीड़ी पीता है, तो उसको बताना चाहिए कि जी मैं बीड़ी पीता हूं, कल को मुझे कैंसर होने के चांस हो सकते हैं। और इसी प्रकार से जो बीमा कंपनियां होती हैं उन्हें भी पूरी की पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्लियरली बतानी चाहिए। सिर्फ बीमा बेचने के उद्देश्य से बीमा नहीं करना चाहिए। यह है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, उत्तम नीति का सिद्धांत। उदाहरण मैंने बता दिया कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए ने एक स्वास्थ्य बीमा नीति ली है। बीमा नीति लेने के समय पे वो एक चेन स्मोकर था, वो बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, हुक्का पीता था, ठीक है, और वो बीमा कंपनी से उस तथ्य को छिपा रहा था। तो ये उसने गलत किया, वो नहीं छुपाना चाहिए। बाद में उसे कैंसर हो गया, तो उस कंपनी में जो बीमा कंपनी है उसने उसका वित्तीय बोझ उठाने से इनकार कर दिया, ठीक है, क्योंकि ए ने महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी को छिपाया। तो यहां पे क्या होगा, जो बीमा कंपनी है वो ये कहेगी आपने बताया नहीं था कि आप बीड़ी पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, तो वो यहां पे बीमा कंपनी की जिम्मेवारी नहीं होगी उसका वित्तीय जोखिम उठाने की। तो ये है उत्तम नीति का सिद्धांत। आइए दूसरा देखते हैं, कारणों का संबंध सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कोज, कारणों का संबंध सिद्धांत। यह कोसा प्रोक्सीमा भी बोलते हैं इसको। यह जो सिद्धांत है उसको हम कोसा प्रोक्सीमा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट के कोज, जिसको हम कोसा प्रोक्सीमा भी बोलते हैं। कोसा प्रोक्सीमा का क्या मतलब होता है? मतलब निकटतम कारण का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये निकटतम कारण क्या था, मान लीजिए कोई दुर्घटना हुई है, उसका निकटतम कारण क्या था, उसी के बेस पे बीमा दिया जाएगा। यह सिद्धांत जब किसी हानि के 2 या 2 से अधिक कारणों के परिणाम के स्वरूप में लागू होता है। बीमा कंपनी संपत्ति के हानि के निकटतम कारण को खोजेगी। यदि निकटतम कारण वह हो जिसमें संबंधित बीमित हो तो कंपनी को मुआवजा देना होगा। यदि यह कारण नहीं है जिसके खिलाफ संपत्ति बीमित है
तो बीमित द्वारा कोई भी भुगतान, बीमा कंपनी द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इसे सभी प्रकार के बीमा में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होने के बावजूद यह सिद्धांत जीवन बीमा में उपयोग नहीं किया जाता। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज है, इसमें क्या है, मान लीजिए कि कोई एक बिल्डिंग है, हम उदाहरण भी देखेंगे। मान लीजिए कि कोई एक दीवार है और उस दीवार का में क्षति हो गई है, वो टूट गई है, ठीक है, और नगर अधिकारी ने उसे तोड़ने के आदेश दीजिए कि जी आपकी जो दीवार है वो जर्जर अवस्था में है और आप इसको तोड़िए, वरना ये कल किसी के ऊपर गिर गई तो नुकसान हो सकता है। तो उसको तोड़ने के आदेश दे दिए नगर अधिकारी ने, ठीक है। तोड़ने के समय पे वो साथ में एक और इमारत थी, उसके ऊपर गिर गई, जिससे साथ वाली इमारत की भी क्षति हो गई। वो साथ की इमारत है, वो जब तोड़ रहे थे वो पूरी की पूरी दीवार ढह गई और साथ वाली दीवार पे जाके गिर गई, और जिससे वो जो साथ वाली समीपवर्ती इमारत थी वो भी टूट गई, उसमें दरार आ गई। अब जो साथ वाली इमारत है उसके मालिक ने ले रखा था आग का बीमा, फायर इंश्योरेंस ले रखा था, लेकिन वो दीवार की टूटी किस वजह से, दूसरी दीवार गिरने की वजह से। तो आप बताइए मुझे कि बीमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो जाके इंश्योरेंस कंपनी को लगाया, जी मेरा मकान टूट गया। बीमा कंपनी ये देखेगी कि मकान टूटने का, मकान में क्षति का कारण क्या है। तो मकान में क्षति का कारण क्या रहा, मकान में क्षति का कारण रहा कि पास की समीपवर्ती दीवार गिर गई, समीपवर्ती दीवार गिरने से वो क्षति हो गई, नुकसान हो गया, हानि हो गई उस इमारत को। लेकिन आपने बीमा तो आग का बीमा करवा रखा था, फायर इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इस केस में उसको बीमा नहीं मिलेगा। इस केस में अगर उसको कुछ भी राशि चाहिए, कुछ भुगतान चाहिए, तो उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा साथ वाली दीवार वाले के खिलाफ। बीमा कंपनी का इसमें कोई भी महत्व नहीं होगा, बीमा कंपनी इसमें भुगतान के लिए दायित्व नहीं होगा। तो समीपवर्ती इमारत के मालिक ने आग बीमा के तहत नुकसान का दावा कर दिया, उसने आग बीमा के तहत नुकसान का दावा कर दिया। अदालत ने फैसला दिया कि आग जो थी वो समीपवर्ती इमारत को होने वाले नुकसान का सबसे करीब कारण थी और इसलिए दावा भुगतानी होगा, क्योंकि दीवार का गिरना आग के कारण था। अगर आग लग जाती तो उसे मिलता, अगर अब क्या है साथ वाली दीवार के गिरने से हुई तो उसे नहीं मिला। तो इसी तरह मान लीजिए यही है कि आग के कारण दीवार में अगर क्षति हुई तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। अगला देखते हैं क्या है, अगला है बीमा का हित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा हित का सिद्धांत। बीमा हित का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट क्या कहता है, यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति, मतलब बीमित व्यक्ति को सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु में एक बीमित हित होना चाहिए, मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। बीमित हित यह मानता है कि जिस विषय वस्तु के लिए व्यक्ति बीमा अनुबंध में शामिल होता है उससे वह आर्थिक लाभ उठाता होना चाहिए, और यदि कोई नुकसान, विनाश या हानि होती है तो वह आर्थिक हानि उठा सकता है। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी भी चीज का, मान लीजिए मैं इस पेन का इंश्योरेंस करवाता हूं, तो इसमें मेरा कोई सब्जेक्ट मैटर या इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो होता है इससे मेरे को कुछ आर्थिक फायदा होना चाहिए। अगर मुझे इससे कोई आर्थिक फायदा नहीं हो रहा और मैं इसकी बीमा करवा लेता हूं और कल को ये टूट या गुम हो जाता है, खो जाता है, तो मैं बीमा पाने के लिए अधिकारित नहीं हूं। मतलब मेरा इस कोई भी वस्तु है उसमें मेरा सब्जेक्ट मैटर और इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, इस सब्जेक्ट मैटर में मेरा कुछ इंटरेस्ट रहना चाहिए, कोई बीमित हित होना चाहिए। उदाहरण आपको देते हैं कि मान लीजिए किसी के पास एक ऑटो रिक्शा था और ऑटो रिक्शा वाले ने उसका बीमा करवा रखा था, ठीक है। ऑटो रिक्शा के मालिक के पास ऑटो रिक्शा में एक बीमित हित होता है। बीमित हित क्यों होता है, क्योंकि वो सारा दिन ऑटो रिक्शा चला के उसमें सवारियां ढो के पैसे कमा रहा होता है, तो उसका बीमित हित होता है। और कल को अगर वो ऑटो रिक्शा टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या गुम हो जाता है तो वो बीमा लेने का हकदार है। लेकिन अगर उसने अपने नाम से ऑटो रिक्शा का बीमा करवा रखा था और वो ऑटो रिक्शा किसी को बेच देता है,
अगर वो किसी को बेच दिया तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें बीमित हित खत्म हो गया, वो बीमा का हकदार नहीं होगा। तो ये है कि कल को अगर वो ऑटो रिक्शा बेच देता है तो उसका ऑटो रिक्शा बीमित हित का नहीं बनेगा, और कल को उसको अगर दुर्घटना होती है या फिर उसका चोरी हो जाता है तो उसको वो उसके हानि का लाभ नहीं मिलेगा, उसका बीमे का लाभ नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? इसको बोलते हैं भुगतान का सिद्धांत। भुगतान का सिद्धांत यह कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बीमा केवल हानि के कवरेज के लिए किया जाता है, फॉर द कवरेज ऑफ द लॉस ओनली। इसलिए बीमित को बीमा समझौते से कोई लाभ नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें तो बीमित को वास्तविक हानि के बराबर राशि का मुआवजा मिलना चाहिए, ज्यादा राशि का नहीं। भुगतान के सिद्धांत का उद्देश्य बीमित को हानि होने से पहले वित्तीय स्थिति में लौटाना है, जैसे कि वो पहले थी। इस सिद्धांत का सख्ती से पालन विस्तार से संपत्ति बीमा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए अनुशंसित होता है, और ये बीमा लाइफ इंश्योरेंस या क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस में लागू नहीं होता। कहने की बात क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कि जो बीमा है ना वो किस लिए बनाया गया है? बीमा बेसिकली जो आपका लॉस हो गया उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बनाया गया है, ये नहीं कि आपको उसके लाभ के लिए बनाया गया है। जैसा कि हम एक चीज छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लिया आपका कोई गोदाम था और आपने उसका स्टॉक इंश्योरेंस करवा लिया, उसमें स्टॉक दिखा दिया कि जी बहुत ज्यादा स्टॉक है। जैसे कई जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो ये काम करते होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि स्टॉक दिखा दिया, बहुत कई करोड़ का स्टॉक दिखा दिया, और बाद में जब इंश्योरेंस करवा लिया कि जी मेरा इतना स्टॉक इंश्योरेंस है, बाद में क्या करेंगे वो स्टॉक तो देंगे बेच पिछली गली से, और उसके अंदर आग लगवा देते हैं। और किस मकसद से लगवा देते हैं कि वो हम उसका जो स्टॉक इंश्योरेंस करवाया था उसका पैसा ले लें। लेकिन जो बीमा का सिद्धांत है वो ये कहता है कि बीमा जो है वो आपकी क्षतिपूर्ति के लिए, जो आपको पहले की फाइनेंशियल कंडीशन है उसके लिए किया जाता है, आपको लाभ देने के लिए नहीं किया जाता। मतलब बीमा सिर्फ या तो आपका जो लॉस हुआ है उसके बराबर या उससे कम, थोड़ा कम, या आपको पुरानी स्थिति पे लाने के लिए ही किया जाएगा। आपको उससे कोई लाभ अर्जित नहीं होना चाहिए, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉफिट देने के लिए बीमा नहीं किया जाता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक कमर्शियल भवन के मालिक भविष्य में किसी भी हानि या नुकसान के लिए बीमा समझौते में शामिल होता है। वही मैंने कहा, गोडाउन या कमर्शियल बिल्डिंग के लिए बीमा करवाता है। यदि इमारत में आग से संरचनात्मक हानि होती है, अगर आग से संरचनात्मक हानि होती है, संरचनात्मक का मतलब है कि उसकी जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, तो बीमा कंपनी मालिक को भुगतान करेगी जो इमारत की मरम्मत की लागत को वापस करने के लिए खर्च किया गया है। उसी राशि को वो रीइंबर्समेंट या फिर मतलब पुनर्भूति रीइंबर्समेंट से देगी, या फिर बीमा कंपनी खुद का ठेकेदार लगा के, खुद की लेबर लगा के उस बिल्डिंग को रिपेयर करवा देगी। मतलब ये नहीं है कि जी हम आपका जो लो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवाया था उसमें हम आपको कहेंगे कि आप अपना नया बनवा लीजिए, तोड़ फोड़ करके जमा टकाटक नया एक नंबर का फर्श, मार्बल का फर्श लगवा लो, ये लगवा लो, बोलो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल तोड़ के नया करवा लो। वो आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं बनाया गया था इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो राशि दी गई है वो या तो इसको आप रिपेयर करवा लो और हम उसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट दे देंगे, रीइंबर्समेंट, और अदरवाइज हम अपना ठेकेदार लगा के बीमा कंपनी आपकी ये रिपेयर करवा देते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अगला सिद्धांत देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का सिद्धांत क्या कहता है? सब्रोगेशन का सिद्धांत ये कहता है कि सब्रोगेशन का मतलब जो होता है वो होता है एक पक्ष दूसरे के लिए खड़ा होता है, एक पक्ष दूसरे के लिए खड़ा होता है। ठीक है, दो दोस्त, जैसे एक दोस्त के साथ लड़ाई होगी तो दूसरा उसके लिए खड़ा हो गया, भाई हाँ इसको नहीं मार देगा। तो ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, इस सिद्धांत के अनुसार जब बीमित व्यक्ति को बीमा के तहत उस संबंधित विषय में हुए हानि के लिए अनुदान दिया गया हो तो उस संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार या फिर ओनरशिप किसकी हो जाती है? बीमा कंपनी की हो जाती है।
उदाहरण मतलब सब्रोगेशन बीमा कंपनी को थर्ड पार्टी से होने वाली राशि के दावा करने का अधिकार देता है। उदाहरण देखिए सब्रोगेशन क्या क्या होता है। मान लीजिए मिस्टर ए की एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। मिस्टर ए थे, वो एक सड़क दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हो गया रोड पे और घायल हो गए, और बीमा कंपनी के साथ जिसके साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा रखा था, तो बीमा कंपनी ने मिस्टर ए को जो खर्चा पानी लगा, जो हानि हुई, अस्पताल का खर्चा लगा, लाने ले जाने का खर्चा लगा, वो सारा बीमा कंपनी ने मिस्टर ए को दे दिया। मिस्टर ए को हुई नुकसान का नुकसान भर दिया। और जैसे थर्ड पार्टी जो थी जिसने उसको ठोका था स्कूटर चलाते टाइम, अब उस पे बीमा कंपनी कोर्ट में केस करके अपना जो उसको बीमा दिया है, ए को दिया है, वो इतना हक रखती है कि मैं जाके कोर्ट में जाके, क्योंकि तीसरे थर्ड पर्सन की लायबिलिटी है, तो थर्ड पर्सन की पैसे वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा स्ट्रोक हुआ, मतलब दूसरा एग्जांपल देते हैं कि स्कूटर का इंश्योरेंस था और आपने देखा होगा कि वो कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं, कि पूरा डैमेज होगी गाड़ी ठुक गई, गाड़ी का बीमा ले लिया गया, तो गाड़ी की जो गाड़ी है ना, वो संपत्ति किसकी हो जाती है? बीमा कंपनी की हो जाती है। ठीक है, जिस तरह कई बार बोलते हैं, बोले टोटल लॉस हो गया, टोटल लॉस में गई गाड़ी, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटल मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस था आपकी कार का, तो या तो कंपनी क्या करेगी, उसको ठीक करवा के देगी, आपको बीमा मिल जाएगा, या फिर अगर वो ठीक होने की स्थिति में नहीं है तो वो क्या करेगी, आपको जो इंश्योर्ड वैल्यू है उसके पैसे दे देगी। पैसे दे देगी तो जो गाड़ी है ना, अब चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, तो वो गाड़ी अब बीमा कंपनी की संपत्ति हो जाएगी। वो उसको कबाड़ में बेचे, वो उसको ठीक करा के चलाए, वो उसका काम है बीमा कंपनी का। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, वन पर्सन स्टैंड फॉर अनदर। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या कहता है? यह सिद्धांत जब बीमाकृत एक ही विषय के लिए एक से अधिक बीमा नीति ले लेते हैं तो यह लागू होता है। मतलब ये इंडेमनिटी की तरह ही है कि यहां पे बीमा लाभ किसी को लाभ कराने के लिए नहीं है, किसी का प्रॉफिट करवाने के मकसद से नहीं किया जाता। बीमा किया जाता है किसी के लॉस को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है, किसी की हानि के बदले उसको थोड़ा सा उसका हेल्प करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यह बीमा व्यक्ति, तो यह सिद्धांत जब बीमाकृत एक ही विषय के लिए एक से अधिक बीमा नीति ले लेते हैं तब यह लागू हो जाता है। यह इंडेमनिटी के सिद्धांत में जो कुछ बात है उसी बात को दर्शाता है कि बीमाकृत को एक ही विषय के नुकसान का दावा करके अलग अलग नीतियों या कंपनियों से लाभ नहीं लिया जा सकता। उदाहरण देख लीजिए कि कई बार क्या होता है, एक आदमी ने एक ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी 50 लाख की, तो 30 लाख का इंश्योरेंस एक कंपनी से करवा लिया, 40 लाख का एक से करवा लिया, 30 लाख का एक से करवा लिया। मान लीजिए कल को उसमें आग लग गई तो 40 इधर से आगे, 30 इधर से आगे, 30 इधर से आगे, 70-80 लाख हो गए। प्रॉपर्टी थी सिर्फ 50 लाख रुपए की। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, ये लागू नहीं होता। इस केस में आपको बीमा नहीं मिलेगा। उदाहरण देख लीजिए, एक संपत्ति जो 50 लाख रुपए की है आपको सिर्फ एक ही कंपनी से मिलेगा। एक संपत्ति जो 50 लाख रुपए की है, कंपनी ए के द्वारा 30 लाख रुपए के लिए बीमित है। मान लीजिए 2 बीमा करवाए हैं, एक कंपनी से 30 लाख का करवा लिया और कंपनी बी के द्वारा वो 10 लाख रुपए से बीमित है। कंपनी बी ने उसी प्रॉपर्टी का 10 लाख रुपए का बीमा कर रखा है और मान लीजिए संपत्ति में हो गया नुकसान। तो संपत्ति में नुकसान होने की स्थिति में यदि नुकसान 30 लाख रुपए से कम है तो मालिक कंपनी ए से पूर्ण राशि का दावा कर सकता है, लेकिन फिर उसे कंपनी बी से कोई राशि का दावा नहीं मिलेगा। और कंपनी ए कंपनी बी से जिस प्रोपोर्शन में उसने पे किया है इंश्योरेंस, उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में कंपनी ए कंपनी बी से भुगतान की मूल्य की राशि को वसूल करेगी या दावा करेगी। मतलब आपको बीमा सिर्फ एक कंपनी से मिलेगा, वो दूसरी कंपनी जिससे दूसरी ने किया है ए कंपनी बी से ले सकती है कि भाई मैंने इतना बीमा दे दिया लेकिन तुम्हारे से भी था, तो तुम मेरे को इतना प्रोपोर्शन, आपने 10 लाख का किया था
5% या 2%, जो भी प्रोपोर्शन है, इतने अनुपात का बीमा आप, इतने पैसे मुझे दे दीजिए, अदरवाइज लीगल कार्रवाई होगी। ये बीमित व्यक्ति को या बीमित संस्था को, दोनों को नहीं मिलेगा, दोनों कंपनी से वो लाभ नहीं ले सकता। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब देखते हैं आगे, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, नुकसान कम करने का सिद्धांत। नुकसान कम करने का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन क्या कहता है? यह कहता है कि एक मालिक के रूप में बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति का नुकसान कम करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने चाहिए। ठीक है, ये उसकी अनिवार्य, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। ठीक है, अनिवार्यता होती है, ये उसकी अनिवार्यता होती है। यह सिद्धांत मालिक को लापरवाही या असावधान नहीं होने के लिए विषय वस्तु बीमित है। मतलब कहने की बात यह है कि मान लीजिए किसी एक दुकानदार ने कोई गोदाम का इंश्योरेंस करवा रखा है और उसको आग लगी, तो वो ये खड़ा खड़ा ऐसे नहीं देख सकता, अरे मैंने तो बीमा करवा रखा है, फूकने दे फूकने दे फूकने दे, कोई चक्कर नहीं, फूकने दे, लगने दे आग, अपने को तो बीमा कंपनी बीमा देगी। ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, खुद से पानी, आग बुझाने के लिए पानी या फिर जो भी जरूरी स्टेप है वो लेने बहुत बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि भाई बीमा करवा लिया तो बस खड़े खड़े देख रहे हैं, बड़ी आग लग रही है, चलने दे चलने दे चलने दे, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन सिद्धांत ये कहता है कि जो बीमा करता है उसको कम से कम नुकसान होने का कार्य करना चाहिए, आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि उस प्रॉपर्टी को, उस इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए कि यदि आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो उसे आग बुझाने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। आप यह नहीं सोच सकते कि आप फैक्ट्री को जलने देंगे, क्योंकि जानते हैं कि बीमा कंपनी इसके लिए भुगतान तो करेगी। तो ये सारे प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन का। ठीक है जी, ये हमने देखे बीमा से रिलेटेड बीमा के प्रिंसिपल या बीमा के सिद्धांत। मैं आपको बड़ी डिटेल में ये सिद्धांत इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की जरूर संभावना रहती है। आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। जो ये एक अथॉरिटी है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है भारत के अंदर जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। IRDAI ये उनको लाइसेंस देती है, ये उनका रजिस्ट्रेशन करती है, ये एजेंट का लाइसेंस देती है, ये उनसे रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, ये एक कानून के तहत बनाई गई थी। आपको पता होगा जो भारत की 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसमें जो बीमा है ना वो आता है बेसिकली यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट में का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बना सकती है, राज्य सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती। तो ये 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध एक विषय है बीमा, जिसका अर्थ है केवल केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार इस विषय पर कानून नहीं बना सकती। जैसा कि आप लेबर सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, लेबर सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, उस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर है, वो सिर्फ उस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, उस पर केंद्र सरकार नहीं बना सकती। तो ये 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट है जो जिन पे कानून बनाए जाते हैं। तो आपने देखा कि IRDAI जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके ऊपर कानून कौन बना सकती है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है। तो ये 1938 में बीमा अधिनियम लागू लाया गया, जिसके तहत बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI नियोजित किया गया, जो 1938 में बीमा अधिनियम लेके आया गया। ठीक है, तो ये कानून लेके आया जिसके तहत IRDAI बनाया गया, नियोजित किया गया। बेसिकली जो भारतीय बीमा उद्योग है वो 2 भागों में विभाजित है। कौन से 2 भाग है जिनमें विभाजित है?
एक तो जीवन बीमा विभाग, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस, तो ये हो गया जीवन बीमा विभाग, और एक हो गया सामान्य बीमा विभाग। सामान्य बीमा विभाग मतलब जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, जनरल इंश्योरेंस। तो ये दो टाइप के, जैसे LIC है वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जीवन बीमा से रिलेटेड है। आप देखेंगे GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनियां जनरल इंश्योरेंस की, कुछ लाइफ इंश्योरेंस की। तो आइए देखते हैं बीमा का इतिहास क्या है, भारत में कब बीमा की प्रणाली शुरू हुई थी। देखते हैं बीमा का इतिहास, भारत में बीमा उद्योग का इतिहास और विकास। भारत में बीमा उद्योग का इतिहास लगभग 19वीं शताब्दी के अंत के पीछे तक जाया जा सकता है, जब पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी का क्या नाम था? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी थी। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कब शुरू की गई और उसका क्या नाम था। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू की गई 1818 में स्थापित की गई थी। इसके बाद कई अन्य जीवन बीमा कंपनियां आई थी, जिसके अंदर जैसे कि 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, 1896 में भारत इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी। 1906 में यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अभी भी चलती है यूनाइटेड, ठीक है। तो यूनाइटेड और ओरिएंटल ऐसी कंपनी है जो अभी भी चल रही, तो यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऐसी कई जीवन बीमा कंपनियां बनाई गई। तो ये हमारा भारतीय इतिहास है, जो जीवन बीमा कंपनियां 1818 के बाद शुरू की गई। जीवन बीमा जो है, जीवन बीमा नीतियों से नीति धारक के परिवार को वित्तीय संरक्षा प्रदान की जाती है यदि नीति धारक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है। मतलब किसी भी बीमा धारक जिसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो बीमा धारक की परिवार है उसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये बीमा जो है, जीवन बीमा है, उसका उद्देश्य है। अब देखते हैं जो टॉपिक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जीवन बीमा अनुबंध किसे कहते हैं। जीवन बीमा अनुबंध बेसिकली, जीवन बीमा अनुबंध क्या होता है? जीवन बीमा अनुबंध जीवन बीमा अनुबंध, या फिर हम इसे लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो ये एक बेसिकली लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है, जो कानूनी बंधन होता है, लीगल एग्रीमेंट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जीवन बीमा अनुबंध होता है, जिसमें एक पक्ष आमतौर पर एक जीवन बीमा कंपनी, दूसरे पक्ष आमतौर पर एक नीति धारक के उनकी मृत्यु के बाद एक या फिर एक विशिष्ट आयु के बाद नियत धनराशि को उनके उपभोक्ताओं को भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं। मतलब ये आपने शुरू में बीमा की भी जो डेफिनेशन है वो भी इसी टाइप की डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड देखेंगे कि जीवन बीमा से रिलेटेड देखेंगे कि जीवन बीमा वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो लीगल एग्रीमेंट है, वो अनुबंध है जिसके तहत एक बीमा कंपनी एक बीमित व्यक्ति को या तो एक विशिष्ट सुपरएनुएटेड एज के बाद, विशिष्ट एज के बाद, उम्र के बाद, या फिर उसकी अकारण या किसी भी कारण से मृत्यु होने के बाद उसके जो लाभान्वित परिवार है उसको एक जो प्री डिसाइडेड अमाउंट होती है, एक भुगतान राशि होती है, वो भुगतान करती है। आमतौर पर जीवन बीमा अनुबंध से सहमत होने के लिए जीवन बीमा कंपनियां पॉलिसी होल्डर या पॉलिसी धारक के रूप में निश्चित प्रीमियम भुगतान करने के रूप में पैसे देने का वादा करती हैं। अधिकतम मामलों में जिस मानव को उनकी जीवन
बीमा लाभ की अधिकतम राशि होनी चाहिए, उन्हें प्रीमियम अधिक देना होता है। आपने बेसिकली देखा होगा कि कितने का बीमा करवाना है। कुछ बोलते हैं मुझे 5 लाख का बीमा करवाना है, कुछ बोलते हैं मुझे 5 करोड़ का बीमा करवाना है, कुछ 50 लाख का बीमा करवाना है। तो आपका जितने लाख का इंश्योर्ड वैल्यू होगी, इंश्योर्ड वैल्यू आईवी बोलते हैं, आपकी जितनी इंश्योर्ड वैल्यू होगी, बीमा की जो राशि होगी, जो आपको बीमा के रूप में मिलने की संभावना होगी, तो उतना ही ज्यादा प्रीमियम अमाउंट होगा। जो आपका जो प्रीमियम होगा, वो राशि का प्रीमियम होगा उतना ही ज्यादा रहेगा। 5 लाख वाले के लिए कम प्रीमियम रहेगा, 5 करोड़ वाले के लिए ज्यादा प्रीमियम रहेगा। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है। जीवन बीमा अनुबंध 2 प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो जीवन बीमा अनुबंध है वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, कौन से 2 प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस। एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक कंपोजिट लाइफ इंश्योरेंस होता है। आइए दोनों प्रकार के दोनों अनुबंध किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, ये देखते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म प्लान। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा के सबसे सरल और शुद्ध रूप में माना जाता है। यदि नीति धारक नीति अवधि के दौरान मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसके लाभार्थियों को एक मृत्यु लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना की सबसे विशेषता यह है कि उच्च रकम के कवरेज का उपलब्धता बहुत ही कम प्रीमियम दरों में उपलब्ध करवाई जाती है। मतलब टर्म प्लान में यह है कि एक टर्म फिक्स टर्म होती है कि इतने टर्म का आपका जीवन बीमा कर दिया गया है। अगर उस टर्म के दौरान जो बीमित व्यक्ति है वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो लाभार्थी हैं, उन लोगों को जितनी इंश्योर्ड वैल्यू थी, जितनी वैल्यू का बीमा करवाया गया है, वो बीमा उन लोगों को दे दिया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट का हम यहाँ पे बीमा करवा सकते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान के अंदर। और दूसरा है संपूर्ण जीवन बीमा योजना। जो संपूर्ण जीवन बीमा योजना है, कंपोजिट लाइफ इंश्योरेंस, वो एक प्रकार की नीति है जो नीति धारक की मृत्यु तक कवरेज प्रदान करती है। मृत्यु तक कवरेज प्रदान करती है। इस नीति में आप अपनी वित्तीय आवश्यकताओं और रिस्क एप्टीट्यूड, वित्तीय आवश्यकताओं और आपका रिस्क लेने की क्या क्षमता है, रिस्क एप्टीट्यूड के हिसाब से बीमा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये 2 टाइप के ये बीमे होते हैं, एक पार्टिसिपेटिंग, एक नॉन पार्टिसिपेटिंग, एक प्रतिभागी और एक गैर प्रतिभागी नीति, बीमा नीति आप चुन सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर ये एक संपूर्ण जीवन बीमा नीति है, जिसके अंदर आप 2 तरह के प्लान होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्लान और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। तो उसी जिस प्रकार की नीति, आपकी बीमा लेने की क्षमता है, आपकी वित्तीय स्थिति क्या है, उसी के हिसाब से आप अपना बीमा करवा सकते हैं। हालांकि प्रतिभागी संपूर्ण जीवन बीमा के प्रीमियम तुलनाओं में अधिक होते हैं, लेकिन नियमित अंतराल पर विभाग धारकों को डिविडेंड प्रदान किया जाता है। गैर प्रतिभागी नीति के लिए प्रीमियम दरें कम होती हैं, लेकिन नीति धारक आमतौर पर डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पाते। जो पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है, जो प्रतिभागी पॉलिसीज है, उसमें क्या होता है, बीमा का जो प्रीमियम होता है वो तो होता है ज्यादा, लेकिन समय समय पर आपको कुछ कुछ डिविडेंड की किस्तें आती रहेंगी। आपको कुछ ना कुछ समय समय पे कोई चेक आता रहेगा, डिविडेंड की किस्तें आती रहेंगी। और नॉट पार्टिसिपेटिंग है, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग में वे आपका कुछ ना कुछ अपने शेयर्स में, स्टॉक्स में आपका पैसा लगा देते हैं जो आपने प्रीमियम दिया है, तो इसलिए वो आपका डिविडेंड समय समय पर आता रहता है।